तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, जिसमें से कुछ है जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट किया गया है ना। चलिए आइए देखते हैं, शुरू करें। ध्यान दीजिएगा, सारा चीज ओके है। चलिए, सभी बच्चों से एक अनुरोध है कि ढंग से जितना देर पढ़ाई होता है कम से कम पूरा का पूरा वीडियो देखिए, या अगर ऑफलाइन पर उपस्थित हैं तो हर एक बातों को ध्यान से सुनिएगा, ताकि एक ऑब्जेक्टिव से ढेर सारे ऑब्जेक्टिव कैसे बनाया जाता है, कैसे बोर्ड एग्जाम उसको तोड़ करके पूछ सकता है, इन सभी चीजों पर हम लोग को ध्यान देना, ठीक है। दूसरी बात, यदि पढ़ते पढ़ते अगर किसी तरह का कोई सवाल हो तो जरूर पूछना है। डरना नहीं है कि अगर क्लासेस चल रही है, लाइव चल रहा है तो उससे कोई दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं है और अच्छा चीज होता है, ठीक है। इनकी मशीन रोबोट की तरह पढ़ना सही चीज नहीं है, ठीक है। रेडी, चलिए। तो हाँ जी, रेडी। तो देखिए, पहला कह रहा, स्थिर से समझिएगा कि हार्मोन स्रावित होता है। अब देखिए बोला, कह रहा अंतःस्रावी ग्रंथि से या बाह्य स्रावी ग्रंथि से या नलिका ग्रंथि से या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम आप लोग का जवाब जानना चाहेंगे, बोलिए। यस, अंतःस्रावी ग्रंथि। सब ध्यान दीजिएगा, वे सभी ग्रंथि जिससे हार्मोन निकलता हो, जिससे हार्मोन निकलता हो, उन सभी ग्रंथियों को हम लोग कहते हैं क्या, अंतःस्रावी ग्रंथि। अब वे सभी ग्रंथि जिससे किसी प्रकार का रस निकलता हो, रस निकलता हो, उसे हम लोग जो क्या कहते हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथि कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बता रहे हैं कि अमाशय, अमाशय से जो है वो जठर रस निकलता है। तो अगर पूछा जाए कि अमाशय एक कैसी ग्रंथि है, तो आप लोग बोलिएगा बाह्यस्रावी ग्रंथि है, क्योंकि अमाशय से कौन सा रस निकलता है, जठर रस, ठीक है। अब कोई बच्चा हमें बताएगा कि जठर रस में क्या क्या चीज रहता है, 3 चीज रहता है। हाँ बोला, बहुत अच्छे, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और म्यूकस, हाँ और क्या बोले, हाँ पेप्सिनोजेन, है ना, पेप्सिनोजेन। अब थोड़ा सा हम शॉर्टकट में पेप्सिनोजेन नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन चलिए पेप्सिनोजेन 3 चीज इसमें होता है। आप सुनो अच्छा से, तीनों का थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहला जो भोजन जाता है मुंह में जाता है, मुंह से होते हुए ग्रसनी के माध्यम से, इसको ग्रसनी कहते हैं, पाइप जो है यहाँ पे, सॉरी, हाँ, ग्रसनी से होते हुए हमारे कोची में जाता है, अमाशय में जाता है। अमाशय में पहले से मौजूद रहता है जठर रस, उस 3 चीजों का मिश्रण रहता है। नाम याद रखोगे बहुत बढ़िया, कभी हारोगे नहीं। अगर नाम नहीं, जितना तुम भूलोगे उतना बेकार चीज है। तो HCl क्या करता है, भोजन को सरल अणुओं में तोड़ता है, भोजन को सरल अणुओं में तोड़ता है। और दूसरा क्या करता है कि जो बैक्टीरिया होता है, जो हानिकारक बैक्टीरिया होता है भोजन में मौजूद, उसको क्या करता है, मार देता है, नष्ट कर देता है, ठीक है। तो बढ़िया। म्यूकस क्या करता है, देखिए HCl जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल अम्ल है, जो इतना इतना पावरफुल है कि अगर ओरिजिनल अगर HCl आप अपने हाथ पे अगर गिरा दो तो तुरंत है जो घाव उत्पन्न कर देगा दम, समझ गए। तो अब पेट में है तो पेट को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो बेसिकली म्यूकस जो है ना, HCl की जो क्षति पहुंचाने वाला होता है उसको क्या करता है, वो रोकता है, हमारे पेट को नुकसान होने से बचाता है। किसके प्रभाव के, HCl के प्रभाव को रोकता है ना, ताकि हम लोग के पेट में घाव न उत्पन्न हो जाए। देखिए, जैसे ताड़ी पीता है या दारू पीता है, खासतौर से ताड़ी पीने वाला में अल्सर हो जाता है पेट में। क्यों होता है, क्योंकि ताड़ी जैसे ही पीता है तो म्यूकस के प्रभाविता को कम कर देता है ताड़ी, जिसके वजह से HCl अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। और HCl जानते हो कि तेजाब है, एक तरह का बहुत ही पावरफुल एसिड है। अब एसिड जब पेट में रहेगा तो लल्ला तो नुकसान पहुंचाएगा, तो इसलिए ताड़ी नहीं पीना चाहिए। अब पेप्सिनोजेन का सिर्फ काम है कि यदि आप जो खाएं भोजन में, तो भोजन में यदि प्रोटीन है तो प्रोटीन को वो पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है, ताकि वो आगे जाके पचाने में क्या हो सके, मदद मिल सके। तो प्रोटीन पचाने में ये क्या करता है, मदद करता है। बस इसका कहानी खत्म। अच्छा, अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में बता रहा है, हम बताएं जो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, अग्नाशय है ना, हमारा अग्नाशय जो होता है, अग्नाशय, अग्नाशय, अग्नाशय जो है वो अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है, दोनों है। हमारे पूरे शरीर में सिर्फ अग्नाशय एक ऐसा ग्रंथि है जो कि दोनों काम कर सकता है, रस भी निकाल सकता है और हार्मोन भी निकाल सकता है, इसीलिए हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है, इंसुलिन हार्मोन, जो कि चीनी पचाने में क्या करता है, मदद करता है। बहुत सुंदर है ना।
ये हार्मोन हो गई ना, इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। और इससे निकलता है अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस। अरे ये क्या होता है ना, अग्नाशयी रस निकलता है। तो देखिए इससे रस भी निकल रहा है और हार्मोन भी निकल रहा है ना। इसीलिए कहा गया है कि ऐसे कौन सी ग्रंथि है जो हमारे शरीर में बाह्य ग्रंथि भी और अंतः ग्रंथि भी है, तो ये कौन होगा, अग्नाशय होगा। अच्छा दूसरा, कि सबसे बड़ी ग्रंथि बोले तो लीवर मारना है, सबसे बड़ी ग्रंथि बोले तो लीवर मारना है। अब ग्रंथि में भी दो प्रकार के, ग्रंथि सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर, अब ग्रंथि में भी दो प्रकार के, एक अंतःस्रावी एक बाह्यस्रावी। तो सबसे बड़ा अंतःस्रावी तो खुद अग्नाशय हो गया, इससे बड़ा कोई अंतःस्रावी में है ही नहीं जो कि हार्मोन निकाल सकता है। तो बेसिकली देखा जाए तो सबसे बड़ा जो ग्रंथि के साथ साथ दूसरा नंबर पर जो है वो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों में गिनती आता है। तो दो सवाल है जिसके लिए हो गया। अगर बोल दिया कि सबसे बड़ा अंतःस्रावी, सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो अग्नाशय। और अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन है, तो भी अग्नाशय, ठीक है। अब आते हैं लीवर पर। तो लीवर तो सिर्फ रस निकालता है भाई, वो हार्मोन नहीं निकाल सकता है। तो लीवर जब सिर्फ रस निकालता है तो लीवर पूरे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। वो अंतःस्रावी में काउंट नहीं होगा, वो सिर्फ कुछ में आएगा, बाह्यस्रावी में काउंट आएगा, ठीक है। चलिए कंफ्यूजन नहीं होना है, चीजें पढ़ते चलिए। और ज्यादा समझाना भी कई बार क्या होता है कि थोड़ा दिक्कत है। चलिए, ग्वाइटर अथवा घेघा रोग जो होता है, ग्वाइटर में क्या होता है ना कि यहाँ पर जो हमारा थायराइड ग्रंथि जो होता है ना, थायराइड ग्रंथि थोड़ा सा जो निकल जाता है उसको हम लोग ग्वाइटर रोग या घेघा रोग कहते हैं, क्लियर। आप लोग इसको देखते रहना थोड़ा सा कभी कभी, है ना। अगर ग्रीन जल रहा समझिए मुबारक आवाज जा रहा है, जैसे ही ग्रीन जलना बंद हो जाएगा तो हमको बोलिएगा कोई, ठीक है। चलिए, ग्वाइटर अथवा घेघा रोग पनपता है तो ऑप्शन है चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से या मोटापा से। क्या होगा आंसर बताइए, आयोडीन की कमी से। अब इसका मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। देखिए, जैसे अन्य तत्वों की आवश्यकता होती है हमारे शरीर में, उसी प्रकार से आयोडीन भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। अब आप जैसे भोजन के रूप में जहां से आप ग्रहण करना है आयोडीन को करना होगा, तो सबसे अच्छा साधन है नमक। नमक में आयोडीन युक्त नमक जो है खाया जाता है। आप बता रहे हैं ना कि अगर साधारण नमक में जैसे साधारण नमक का जो अनुसूत्र होता है वो NaCl होता है। अब उसमें जब आप पोटेशियम आयोडाइड मिला दोगे या KiO3, ये दोनों में से कोई एक चीज मिला दोगे, अब वो बन जाता है कैसा नमक, ताकि आयोडीन युक्त नमक। अब ये पूछ सकता है कि आयोडीन युक्त नमक बनाने के लिए, है ना, आयोडीन युक्त नमक बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, बोलिए, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, है ना, पोटेशियम आयोडाइड ही आयोडीन युक्त नमक है, ठीक है। अब सर घेघा रोग क्यों होता है, तब सुनिए अच्छा से। ऐसा है कि हमारे गला में एक थायराइड नाम की एक ग्रंथि होती है, ठीक है। एक थायराइड भी होता है, पाराथायराइड दोनों होता है। खैर थायराइड की बात कर लेते हैं। थायराइड ग्रंथि आयोडीन बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है। जितना भी हमारे शरीर की जरूरत है आयोडीन की, उतना वो प्रॉपर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में बना देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप ऐसा कुछ ज्यादा भोजन खा रहे हो जिसमें आयोडीन नहीं मिल पा रहा है उसको से, तो वो जो है थायरॉक्सिन नाम का एक हार्मोन निकालता है। थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन जो है आयोडीन की कमी को पूरा कर देता है। अब यदि किसी कारण से थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो रही है तो उस कमी को पूरा करने के लिए, आयोडीन की कमी हो रही है तो आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए ये अपना साइज बढ़ाना शुरू कर देता है और इतना बड़ा कर लेता है कि कम से कम उससे शरीर की आयोडीन की पूर्ति हो सके। तो इसी आयोडीन की पूर्ति करने के लिए बेचारा का साइज, अपने आप का साइज है जो बड़ा कर लेता है, जिसको हम लोग घेघा रोग या ग्वाइटर रोग कहते हैं। सर इससे नुकसान क्या है, देखिए, थायरॉक्सिन हार्मोन जो निकलता है जो थायराइड ग्रंथि से, वो और सारी कामों में भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो यदि वो ज्यादा मात्रा में निकालेगा तो नुकसान भी कर सकता है, पहला। दूसरा, कि गला में श्वास नली भी होता है, यदि श्वास नली को वो टच करेगा तो सांस लेने में भी परेशानी हो सकता है। तो बहुत सारा नुकसान है उसका, ठीक है। और ठंडा उंडा के दिल में दर्द भी कर सकता है और ऊपर से भविष्य में कैंसर का एक रूप भी ले सकता है, जो यहाँ पर जो रहता है ना उसको कैंसर का रूप भी ले सकता है, ठीक है। अगला सवाल, थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रवन कहाँ से होता है, अभी हमने बताया, कहाँ से, बोलिए, थायराइड ग्रंथि से, है ना। चलिए बताइए, यकृत से क्या निकलता है, पीत रस। यकृत से कौन सा रस, पीत रस। यकृत सबसे बड़ा क्या है, ग्रंथि है ना।
ब्रिक क्या करता है? मूत्र का निर्माण करता है, मुख्य भूमिका ना, मूत्र निर्माण इसका मुख्य भूमिका, इंपॉर्टेंट है बोला इसलिए बता रहे हैं। ब्रिक ब्रिक किस चीज से बना होता है ये बताइए? ब्रिक की क्रियात्मक नेफ्रॉन, क्या? नेफ्रॉन, बहुत बढ़िया। वृष्ण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है, टेस्टोस्टेरोन है ना, टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है, ठीक है। चले तो हमारा खैर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? थायराइड। थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। नेक्स्ट, मानव में डायलिसिस थायली, पहले समझिए डायलिसिस कहते हैं किसको? जो साफ करे, जो छानना का काम करे, छाने, जैसे चाय को जब चाय बनाते हो तो छाननी से आप चाय पत्ती को छानते हो तो चाय की पत्तियां अलग हो जाती है और उसका रस जो है नीचे चला जाता है, तो छानने का काम करे। तो सबसे बढ़िया चीज है कौन है? नेफ्रॉन है, या हम लोग इसको कह सकते हैं ब्रिक, या हम लोग कह सकते हैं ब्रिक। ब्रिक को हम लोग गुर्दा भी कहते हैं, ब्रिक को हम लोग गुर्दा भी कहते हैं और इसको किडनी भी कहते हैं, इसलिए आप लोग कंफ्यूजन मत होना। ब्रिक, गुर्दा और किडनी तीनों सेम चीज है, ठीक है। चलिए तो अब दूसरा क्या कंफ्यूजन होता है बच्चा को? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है ना मस्तिष्क, यानी हम लोग कह सकते हैं कि दिमाग है ना, मस्तिष्क की जो क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है न्यूरॉन, है ना। तो कुल मिला के बात इतना है कि ब्रिक जो बना होता है वो कौन से बना होता है भाई? ताकि नेफ्रॉन से। अब मस्तिष्क में जितना भी है ऑर्गन सब क्या है? न्यूरॉन से। न्यूरॉन क्या है सर? न्यूरॉन एक प्रकार की कोशिका है जो हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन है? न्यूरॉन है, सबसे लंबी भी है और सबसे बड़ी भी है। चलो ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है सर? कोई हमें बताएगा? चलिए हम बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। चलिए देखिए, ये हमारी कोशिका है, अस्थिर समझिएगा। ये हमारा केंद्रक है, केंद्रक में भी डीएनए होता है, हमने पढ़ाया था, अपना डीएनए होता है, ठीक है। केंद्रक में जो द्रव्य पाया जाएगा, जो केमिकल पाया जाता है, उसको हम लोग हाँ क्या कहते हैं? न्यूक्लियस द्रव्य कहते हैं, न्यूक्लियस द्रव्य भी कहते हैं। चलो ठीक है। बागर में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। अब बागर में लाइसोसोम भी रहेगा, है ना। लाइसोसोम क्या है सर? लाइसोसोम क्या है? कोई बताएगा हमें? लाइसोसोम क्या है? सब कोशिका है ना, एक कोशिका की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। बगल में लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम क्या करता है? आत्महत्या की थैली। फिर राइबोसोम होता है, मैं बता रहा हूँ ना। फिर क्या होता है? राइबोसोम, इसको एल से लिख देते हैं लाइसोसोम, बोला। आर से लिख देते हैं राइबोसोम, आईएन से लिख देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। मुझे ये तीन चीज याद रखना है। लाइसोसोम क्या करता है सर? देखिए अब हम बताते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। सर ऐसा क्यों? अब सारा चीज लिखा तो नहीं सकते हैं, समझना है। अब ये कोशिका है तो इसको कहीं से तो भोजन प्राप्त होगा। भोजन कौन लेके आता है? ब्लड। आमतौर पर क्या लेके आता है? ब्लड, ब्लड से आता है। भोजन आया किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में। कौन के रूप में? ग्लूकोज के रूप में। बस फिर से समझना जरा, ग्लूकोज के रूप में ग्लूकोज आया, तो ग्लूकोज जब आता है तो माइटोकॉन्ड्रिया उसको स्टोर कर लेता है। अब ग्लूकोज जो है टूटता है कौन के रूप में? पायरुवेट के रूप में। कौन सा पदार्थ के रूप में? पायरुवेट क्या है सर? एक तरह का पदार्थ है। पायरुवेट क्या? एक तरह का पदार्थ है। ग्लूकोज टूटा कौन में? लल्ला पायरुवेट में। अब यहाँ से दो खेला शुरू। यदि ऑक्सीजन मिलता है, यदि इसको कुछ मिल गया ऑक्सीजन, किसको? पायरुवेट को। ग्लूकोज आया माइटोकॉन्ड्रिया में गया, माइटोकॉन्ड्रिया उसको सेव किया। माइटोकॉन्ड्रिया उसको उस ग्लूकोज को, डायरेक्ट ग्लूकोज तो पच नहीं सकता है, C6H12O6, है ना। तो उसको क्या करता है कि पायरुवेट नामक एक सिंपल फॉर्म में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। किसको? ग्लूकोज को। ग्लूकोज कहाँ से आता है? भोजन से, है ना। पच उच के जो ब्लड लेके आया उसको से ऑब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब असली कहानी अब शुरू होता है। यदि इसको ऑक्सीजन मिलेगा तो ढेर सारा मात्रा में क्या निकलेगा? ऊर्जा, ऊर्जा शरीर में है। अब प्लस में कौन का निर्माण होगा? CO2 का। बोलिए हाँ या ना। पचता है तब ना CO2 निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग सांस छोड़ते हैं ना, यही कि जब पचेगा भोजन में तब तब कौन बनेगा? ऊर्जा बनेगा, साथ में क्या बनेगा? CO2। कौन मिलेगा था? ऑक्सीजन। लेकिन यदि ऑक्सीजन की कमी हुई, यदि ऑक्सीजन की कमी हुई तो ऊर्जा तो बनता ही है? और साथ में लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। कौन सी का अम्ल? लैक्टिक अम्ल का निर्माण। अब एक बच्चा जो है बोल रहा था पहले, हमसे पहले भी बोल रहा था, तो उनको कैसे मालूम? बोला बता, कहीं पढ़ी है? बोला कहीं पढ़ी है क्या? अच्छा चलो ठीक है, हम पढ़ाए थे। ऊर्जा के साथ साथ क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। सर ऑक्सीजन में कौन हो जाएगा था? कमी हो जाएगा था। सर कैसे होता है ऑक्सीजन में कमी? अब सुनिए, अच्छा समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम कोई काम कर रहे हैं, पूरा ताकत वाला काम कर रहे हैं,
कोशिका को क्या चाहिए? ऊर्जा। तो ऊर्जा लाएगा कहां से? ग्लूकोज से। पहले से तो उसके पास है ग्लूकोज, किस रूप में है? पायरुवेट के रूप में। अब जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगा तो कई बार देखते हैं, जैसे मान के चलिए दौड़ के करते हैं तो जल्दी से सांस लेते हैं, तो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन इसको मिलता है, लेकिन मिल तो रहा है ऑक्सीजन, लेकिन कम मात्रा में मिल रहा है। तो जखनी तुरंत के लिए ऊर्जा तो दे देता है, लेकिन चूंकि ऑक्सीजन में कमी होगी, जिसके वजह से किस चीज का निर्माण होता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। उसी को कहते हैं दर्द उखड़ना, या काम करने के बाद जब आप रात में सोते हो तो दर्द उखड़ गया। तो क्यों दर्द उखड़ा? क्योंकि जिस समय आप काम कर रहे थे उस समय ऑक्सीजन जो है पूरी मात्रा में आपके शरीर को नहीं मिल पाया। बस समझ में आया, जिसकी वजह से कौन चीज निर्माण हो गया? लैक्टिक अम्ल। अब सर ऊर्जा भी तो निर्माण हुआ, तो जखनी आप कामा कर रहे थे, जखनी ऊर्जा तो मिल गया, बेचारा जल्दी जल्दी कोशिका तो कहां से लावे ऑक्सीजन। अब जब आप ऑक्सीजन नहीं मिल पाई तो खोजते रहता, अरे लाओ जल्दी से ऑक्सीजन लाओ यार, जल्दी से लाओ, लेकिन देता ही नहीं ऑक्सीजन। तो कहता ना, तुम्हें ऑक्सीजन तो ले, अरे ले, ये तो ऊर्जा बना दिया। तो ऊर्जा से आप क्या कर लोगे? कामा तो कर लोगे जखनी पर, ताकतवा तो मिल गया, जखनी तो कमाया आप कर लिया, लेकिन साथ में क्या निर्माण हो गया? लैक्टिक अम्ल, जो आपको दर्द का काम करेगा, है ना, जिसको कहते हैं मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण। बोलिए, सही है? चलिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया चूंकि ग्लूकोज को संग्रहित करके रखता है, इसीलिए इसको ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। एक ऑब्जेक्टिव याद हुआ? लाइसोसोम सर, लाइसोसोम, हा, लाइसोसोम, क्या बात है यार, लाइसोसोम के बारे में बता दो। लाइसोसोम, लाइसोसोम सर ये क्या है? इसको आपने हत्या की थैली क्यों कहा जाता है? मैं बताता हूँ। जब ये खाना आया, ग्लूकोज वगैरह आया, तो कभी कभी क्या होता है कि कोई बैक्टीरिया, कोई हानिकारक बैक्टीरिया भी एंट्री कर जाता है कोशिका में। अब अगर जिंदगी जिएगा तो बीमार तो कभी ना कभी पड़ेगा, तो उस बीमारी से बचने के लिए कुदरत ने दिया एक लाइसोसोम नामक एक पदार्थ दिया। वो कोशिका में ढूंढ के बैक्टीरिया को क्या करता है? खत्म करता है। लेकिन अब सुनिए क्या होता है, जो अच्छा समझिएगा। कई बार क्या होता है कि बैक्टीरिया को मारने के चक्कर में ना, जैसे बैक्टीरिया को मारने जाता है, तो जैसे उससे ज्यादा पावरफुल यदि बैक्टीरिया आ गया, तो ये कई बार क्या होता है ना कि अपने ही ऑर्गन को कुछ ऐसा पदार्थ दिया जाता है जो कि बैक्टीरिया नहीं होता है, लेकिन उसको लगता है कि बैक्टीरिया है। और कई बार क्या करता है कि अपने ही इसको माइटोकॉन्ड्रिया या कोई अन्य पदार्थ को दुश्मन समझ लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि वो अपने ब्लास्ट कर जाता है। और जैसे ही ब्लास्ट करता है तो पूरी कोशिका को क्या कर देता है? मार देता है। यानी पूरा कोशिका ही क्या हो गया? मर गया। तो एक तरह से लाइसोसोम ने क्या कर लिया? आत्महत्या। किसके चक्कर में? बैक्टीरिया के चक्कर में। बैक्टीरिया ज्यादा खतरनाक है, उसको मारने के चक्कर में खुद ही ब्लास्ट हो जाता है। और जब खुद ही ब्लास्ट हो गया तो खुद ही पूरा सेल को ही क्या कर डाला? मार डाला। इसीलिए इसको लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। अब आप बोलिएगा सर, अब जब मैं पढ़ रहा था बायोलॉजी में तब इतना अच्छा से नहीं पढ़ा रहे थे। देखिए, बोला पहला, रूल नंबर पहला कि हर चीज का अपना लिमिट है। बार बार कहते हैं हमारे पास बहुत सारा चीज है, हम सब चीज नहीं दे सकते। जब मन करेगा जब देंगे, नहीं मन करेगा नहीं देंगे। आज जनसंख्या अच्छा दिख रहा, लग रहा है कि पढ़ाई बच्चा पढ़ने के लिए आया है तो आज पढ़ा देते हैं। कल खराब दिखेगा, खराब से पढ़ाएंगे। दूसरा बात कि थोड़ा सा अपना फी पर आप लोग जरूर ध्यान दीजिए, है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्योंकि देखिए भाई, पैसा तो अगर सच्चाई मुझे बात बोले, सरकार हर चीज फ्री कर देना था, हम लोग 12 में 12 घंटा पढ़ाने के लिए तैयार है। और आगे से ये काम करता है ना, हम लोग के लिए फ्री कर दे। पेट्रोल की जरूरत हो पेट्रोल दे दे फ्री में, बिजली की जरूरत हो बिजली दे दे फ्री में, है ना, खाना दे दे फ्री में, सारा चीज दे दे फ्री में, हम भी फ्री, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं लेंगे। फोटो कॉपी का पैसा लगता है वो भी नहीं लेंगे। हम क्यों, जब सारा चीज दे ही रहा है कोई, तो हम क्यों पैसा, हमको क्या पैसा की जरूरत है? बीमार पड़ेंगे दवा दे दे, दवा का इलाज करा दे, है ना, तो पैसा नहीं लेंगे। लेकिन पैसा लेने के पीछे बहुत बड़ा वजह होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर फीस आपका बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा नहीं है, एक तो गाँव की तुलना में तो नॉर्मल है। जिस तरीका का मैं सुविधा देता हूँ या कंटेंट देता हूँ, उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि वो ज्यादा, क्योंकि आप थोड़ा सा बाहर निकलेगा तो आपको पता चलेगा। चलिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी आपने पढ़ लिया। अच्छा सर, राइबोसोम क्या है? इसको प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। क्या? राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। तो 3 ऑब्जेक्टिव अभी बना। पहला, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। आत्महत्या के थैले किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। लैक्टिक अम्ल ऐठन क्यों होता है, जो आपने पढ़ लिया, बहुत बढ़िया से पढ़ लिया, है ना? बोलिए, क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल। अब मानता हूं कि मैंने 4 ऑब्जेक्टिव पढ़ा है, लेकिन इस 4 ऑब्जेक्टिव को इतना अच्छा से हम लोगों ने समझा
कि मुझे नहीं लगता कि अगर दोबारा इससे कोई सवाल पूछेगा तो आप नहीं बता पाओगे, है ना। आप 100% श्योर बता पाओगे। आप उसको भेज दीजिए, उसको भेज ही दीजिए, वो बच्चा खिलाने के लिए रेडी है, अंजलि कुमारी, उसको भेज दीजिए बाहर। चलिए चलिए, अब अभी बता सकते हैं भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, उच्चयन। कल परसों से बार बार आ रहा है सवाल, है ना। चलिए आगे, कौन सा पादप, पादप मतलब पेड़ पौधा, नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है। नियंत्रक फल मतलब कंट्रोल करना, फल को क्या करना, मतलब कब पकाना है कब नहीं पकाना है। तो ऐसा कौन सा क्या है बेचने वाले के द्वारा, हाँ, कौन सा हार्मोन का निर्माण किया जाता है, तो बताएगा हमें। चलिए बोलिए, इथिलीन। क्यों सर, क्योंकि फल जो पकता है, फल पकाने में इसी का यूज किया जाता है। बोलिए, फल पकाने के लिए। तो आमतौर पर सब्जी बेचने वाला तो नहीं, फल बेचने वाला जो है वो कौन सा रखता है, इथिलीन हार्मोन का यूज करता है पकाने में। और ये नहीं मिलता है तो सबसे अच्छा होता है कार्बाइड। कुछ ही बोला, कार्बाइड। जैसे ही कार्बाइड के ऊपर, अभी ध्यान दीजिएगा जरा अच्छा से, कार्बाइड है ना, कार्बाइड होता है इतना, वो खल्ली जैसा होता है। कार्बाइड के ऊपर जैसे ही आप पानी डालते हो, पानी डालते हो तो वो कौन सा गैस का निर्माण करता है लल्ला, एसिटिलीन गैस का निर्माण करता है। कौन सा गैस, एसिटिलीन गैस का निर्माण करता है। एसिटिलीन जो है लगभग इथाइलिन के जैसा ही काम करता है। तो एक चीज तो हम लोग सीखे भाई, अगर इथिलीन हार्मोन जो है वो नेचुरल हार्मोन है, तो चलो नेचुरल अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, मिलता भी है मार्केट में। लेकिन वो नहीं मिलता तो सब बेचने वाला इसका इस्तेमाल करता है, एसिटिलीन का। एसिटिलीन गैस के संपर्क में यदि कोई भी फल आएगा तो वो क्या हो जाएगा, पक जाएगा। तो पकाने के लिए आमतौर पर, फल पकाने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन गैस का। पदार्थ का प्रयोग किया तो कार्बाइड का। और कौन सा हार्मोन चाहिए, तो इथिलीन हार्मोन चाहिए, इथाइलिन हार्मोन चाहिए, चलेगा। बोलिए, चले आगे बढ़े। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है। उद्दीपन, उद्दीपन क्या है, उद्दीपन की पहचान कराते हैं। उद्दीपन मतलब क्या होता है, कोई बताएगा हमें। उद्दीपन की पहचान कराते हैं वह संरचना जो हमें किसकी पहचान, उद्दीपन की पहचान कराती है। उद्दीपन क्या है मालूम, ये बताइए। बायोलॉजी का स्टूडेंट 1 महीना 2 महीना देरी है बोर्ड एग्जाम का, उद्दीपन के मतलब नहीं मालूम। उद्दीपन क्या, कोई नहीं बताएगा। कुछ गलती से कुछ बताओ फिर हम बताते हैं, नहीं बताओगे तो हम भी नहीं बताएंगे, हम उधर के आंसर बता के निकल जाएंगे। क्योंकि देखिए, कुछ प्रश्न का जवाब बच्चा ही दे तो बेहतर होता है। हर चीज हम लोग पर मत छोड़िए, रिजल्ट आपको लाना है, पढ़ना भी आपको। उद्दीपन मतलब क्या होता है, क्या क्या बोलता है वो, बेचैनी। उद्दीपन, देखिए अब हम बताते हैं। उद्दीपन का मतलब होता है, जैसे पहले समझिए कोई भी पेड़ पौधा, जिससे पहले छोटा से बड़ा हो रहा है। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण समझने के लिए मटर का पौधा, मटर का पौधा में उद्दीपन सबसे अच्छा सिस्टम पाया जाता है। वो उसके आसपास में कोई रस्सी उसी दे दीजिएगा ना, वो अपने से बड़ा होएगा, रस्सी को लपेटेगा और पका के ऊपर उठे बढ़ेगा। जैसे उसको सहारा मिलेगा बेचारा आगे बढ़ते चलेगा। अच्छा, उद्दीपन मतलब होता है संवेदना। क्या, संवेदना संग को प्राप्त करना। जैसे अगर अगर मान के चलिए यहाँ पे कुछ हमको गड़ा, है ना, कुछ हमको गड़ा, तो गड़ा तो उद्दीपन के माध्यम से हम लोग को पता चलेगा कि हाँ कुछ गड़ा, सिग्नल मिलेगा ब्रेन को, है ना। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है कैसा होगा, ग्राही। उद्दीपन को कौन सूचना देता है, ग्राही। ग्राही मतलब ग्रहण करना। अभी जानते हैं ना कि हम लोग को अगर यहाँ पे ब्लेड लग जाए तो इधर देखते भी रहेंगे, कटेगा तो ध्यान में आता है कट गया, मेरा हाथ कट गया है, दर्द का एहसास होना। अभी मैं आपको, आप मुड़ी उस तरफ कैले रहो, मैं आपको एक डंडा दूंगा एक सपाट से तो दर्द करेगा। अब कहाँ दर्द करेगा तो पता भी चल जाएगा। अगर पिछवाड़ा पर मारूंगा तो वो कौड लग गया, यहाँ पे लग गया, है ना। तो ये सब चीज होता है, ठीक है। तो ग्राही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि 2 प्रकार की होती है। अभी जस्ट जवाब दिए, कौन सा, अग्नाशय, है ना, अभी जवाब दिए। तो आप बताएंगे अग्नाशय से कौन सा, क्योंकि देखिए यहाँ का रहा कि अग्नाशय जो है तो वो अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है। बहुत बढ़िया। अगर अंतःस्रावी है तो हार्मोन जरूर निकलता होगा, तो वो कौन सा हार्मोन निकलता है, आप बताइएगा। हाँ,
नेक्स्ट तुम बताओ। हाँ, आम्ल साफ। तुम बताओ कौन सा हार्मोन निकलता है अग्नाशय से? नेक्स्ट, पीतरस निकलता है। अच्छा, तुम बताओ जी। अग्नाशय से देखिए डंडा किधर है, डंडा लाइए, यही मैं पढ़ा रहा हूं ना इतना दिन से, लाइए। अभी पढ़ाया ना जी, भूल कैसे जाते हो, अभी तो मैं पढ़ाया। तुम नहीं बताओगे। अग्नाशय से कौन सा रस निकलता है जी, कौन सा हार्मोन? हाँ, जठर रस। अच्छा, हाँ, रस में अग्नाशयी रस, बहुत सुंदर। हार्मोन में कौन सा? क्योंकि दोनों है ना, अगर जैसे नहीं समझे, अंतःस्रावी है तो हार्मोन तो निकालेगा, अब बाह्यस्रावी भी है तो रस भी निकालेगा। तो रस आपने बताया अग्नाशयी रस, बहुत बढ़िया, जो कि क्षारीय ग्राम का होता है। कौन सा हार्मोन? बहुत सुंदर, इंसुलिन हार्मोन। देख लल्ला, हमने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे बताया था, आप देखो है ना कि अग्नाशय जो है इंसुलिन हार्मोन भी निकालता है ना, और कौन सा रस निकालता है? अग्नाशयी रस निकलता है, इसीलिए दोनों निकालता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे जी, बोलिए। हाँ, अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों कहेंगे। थायराइड से कौन सा हार्मोन लल्ला? थायरॉक्सिन हार्मोन, बहुत सुंदर, थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन। तो ये हार्मोन निकालता है, तो ये कौन सा ग्रंथि कहलाएगा? अंतःस्रावी। कौन सा ग्रंथि? अंतःस्रावी। हाँ चलिए ठीक है। पिट्यूटरी, अच्छा पैराथायराइड, पैराथायराइड से एक तो कौन हार्मोन निकलता है? ग्लूकोटिनिन करके कुछ निकलता है, हमको भी ध्यान में नहीं है तो इसके बारे में हम नहीं कुछ बता सकते हैं, लेकिन हाँ इसके बारे में भी है, ये कुछ निकालता है, ये भी थोड़ा सा, ये भी अंतःस्रावी में मिल जाता है। हाँ, पिट्यूटरी की बात कर लेते हैं। पिट्यूटरी को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। हाँ, क्या बोल रहे हैं, बोलिए। हाँ, बिल्कुल नहीं, चलिए देखिए। हाँ, तो फिर एड्रीनल ग्रंथि निकालता है, जो आप बोल रहे हो एड्रीनलिन हार्मोन के बारे में, तो एड्रीनलिन हार्मोन जो है एड्रीनल नाम की एक ग्रंथि निकालती है, जो किडनी के ऊपर जस्ट टोपी जैसा, कैप जैसा लगा होता है, उसको कहते हैं एड्रीनल ग्रंथि। और वो जो है एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है, और वह हार्मोन क्या करता है? हम लोग को लड़ने, चलने फिरने, किसी से बात करने के लिए एक एनर्जी प्रदान करता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है हम लोग को, है ना। ठीक है, तो जैसे आपके मम्मी पापा, हमने समझा उदाहरण दिया था क्लास में, जब आपके मम्मी पापा को कोई गाली देता है आपके सामने, आपका खून खौलता है, तो बेसिकली खून नहीं खोल रहा है, वो एड्रीनलवा जो पगलवा है ना, वो हार्मोनमा निकाल रहा है, एड्रीनलिन हार्मोन। अब आपको बहका रहा है कि देख तो माय बाप कैसे ही बोल सकता है, इसको माथा फोड़ेगा, माथा फोड़ेगा, पकड़ इसको, पकड़। समझ रहे बात की? चलिए, तो पिट्यूटरी जो है वो एसटीएच हार्मोन निकालता है, ठीक है, और साथ में वृद्धि हार्मोन जिसको कहते हैं, और भी बहुत सारा हार्मोन निकालता है। इस पर हम लोग चर्चा नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि बता देते हैं वृद्धि हार्मोन, इसको पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और मास्टर ग्रंथि, ये तीनों कहा जाता है ना। कौन कौन सा ग्रंथि? पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, तीनों कहा जाता है। एक मुझे एक बार में नहीं याद होता है तो आप चाहिए भैंस खरीद लीजिए 2-3 को, उसके बाद में, क्योंकि अब 2 महीना देरी है, 2 महीने में माफ कीजिएगा, कुछ बोलिए अगर कड़वा लगे, लेकिन जानते हुए कड़वा ही सच्चाई है। तो अब आप जितना मेहनत कर सकते हो करो, भगवान करे कि आप अच्छे नंबर लाओ, हम लोग की कामना भी है, हर टीचर चाहता है कि उनके यहाँ का हर बच्चा टॉप करे। मैं तो चाहता हूँ कि बिहार टॉप से भी आगे कोई टॉप अगर हो तो वो भी लावे, हमारा फुल सपोर्ट रहेगा, जैसे लावे लेकिन लावे। लेकिन चलो कम से कम स्कोर टॉप तो आ जाओ, अगर बिहार टॉप में नहीं शामिल हो होता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट सवाल संख्या 9, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ऊपर स्थित होती है? अभी हमने बताया है ना कि जो वृक्क किडनी जो रहता है उसके ऊपर टोपी जैसा ऐसे लगा होता है ना, ये जो तो कौन सा ग्रंथि होता है बताइए? एड्रीनल ग्रंथि, बहुत अच्छे। कौन सा ग्रंथि? सर अग्नाशय कहाँ होता है सर, कोई बताएंगे? अग्नाशय कहाँ होता है बताइए कोई? बहुत सुंदर जवाब, हाँ, अमाशय और छोटी आंत के बीच में स्थित होता है, पीले रंग की एक ग्रंथि होती है ना। स्लाइडर यहाँ पे देना चाहिए था, बहुत मजा आता ना, पिक्चर वगैरह दे देते तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन चलिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव का स्लाइडर है इसलिए नहीं दिया गया है।
लेकिन हम ये है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ पहली बार पीपीटी से, तो मेरे को एहसास हो रहा है कि जस्ट इसके अगला स्लाइडर में मनुष्य के जो है पाचन तंत्र का पिक्चर होना चाहिए था, तो ज्यादा बढ़िया से हम समझा पाते। चलिए कोई बात नहीं, कहिए तो हम फिर से एक बार समझा सकते हैं सब्जेक्टिव में जाकर, ऐसा बात नहीं है ना। इसको लेकिन सेव हो सकता है क्या? कुछ ऐसा नहीं होगा, फिर कट जाएगा ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कि हो जाएगा, हो सकता है दिखा देते। हाँ हो तो जाएगा, एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा, मैं एक चीज करने वाला हूँ आप लोग के लिए, है ना। शायद पाचन तंत्र इसी में है। ये है अग्नाशय लल्ला, है ना। अग्नाशय के बारे में बताए थे, दिख रहा क्या? ठीक है, इसमें पाचन तंत्र का पिक्चर क्या है क्या कहीं पे? नहीं, फेफड़ा है, और पिछला स्लाइडर में हो सकता है अग्नाशय। ये बड़ा करूं क्या? समझ गए? हाँ चलिए ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं, रुक जाइए एक सेकंड, इसमें होगा। एक सेकंड, हाँ आ जाइए, चलिए चलिए, कमान कमान, यस ये हो गया। ये इसको दिखाता हूँ, नहीं इसमें भी बढ़िया पिक्चर नहीं आया, चलिए इसमें, है ना। ये है पीले रंग की जो ग्रंथि, देखिए मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ आपको कि ये जो है, ये यहाँ पे थायराइड ग्रंथि होता है ना, हमें सीढ़ियां बताया था थायराइड ग्रंथि। ये जो हमारा वो फेफड़ा है, ठीक है, ये जो हमारा क्या है, फेफड़ा है, ठीक है। और इससे इससे भोजन आएगा, और ये वाला जो एरिया है हमारा, ये वाला है ना, क्या है, अमाशय है ना। ये जो पीले रंग की जो ग्रंथि देख रहे हैं वो क्या है, अग्नाशय है। बहुत अच्छी, ये अमाशय है, अमाशय, अमाशय ये वाला पेट है ना, और ये क्या है, अमाशय, ये क्या है, अग्नाशय। जो हरे रंग का वही है पित्ताशय, उसमें पीत रस रहता है, जो कि क्या पीत रस क्या कौन निकालता है लीवर, लेकिन लीवर निकाल करके जमा कर देता है कौची में, पित्ताशय में, है ना। अच्छा सर, बड़ी आंख छोटी आंख, देखो जो मोटा लग रहा है देखने में वो बड़ी आंख है, जो छोटा लग रहा है देखने में वो छोटी आंख है, सीधी सी बात है बस। तो ये जो बाहर वाला एरिया है, बोड़का मोटा गुल्ला खुल्ला थर 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 थर, ये टपा बाथरूम जाओ। चलिए ठीक है, तो ये जो हो गया बड़ी आंख हो गया। जो छोटा छोटा जो बीच में जीग जैग ये जो देख रहे हैं क्या है, छोटी आंख है। तो बेसिकली बड़ी आंख कहा गया उसके साइज को देख करके, उसका मोटापा ज्यादा है छोटा लेकिन मोटा, समझ रहे हैं। तो छोटा है लेकिन मोटा है, जिसके चलते उसको बड़ी आंख कहा गया। इसको छोटी आंख क्यों कहा गया है? तो छोटी आंख इसका लंबा है बहुत ज्यादा लेकिन पतला है, लंबा बहुत ज्यादा लेकिन पतला है। तो कायदा से लंबा तो ज्यादा कौन है, छोटी आंख है। साइज में दोनों ही बड़ा है, लेकिन लंबाई की लेंथ के हिसाब से देखा जाए तो छोटी आंख क्या है, लेंथ ज्यादा है, ठीक है, तो बड़ा है ज्यादा। चलो ठीक है, बस बस इतना ही, बस इतना ही। अब आप आ जाओ, रेडी हो जाए। तो जीवों की ध्वनि ग्रहण, ध्वनि ग्रहण मतलब कान में जो सुनता है ना, आवाज सुनता है, उसको ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। कौन ग्राही? प्रकाश ग्राही, ध्यान ग्राही, श्रवण ग्राही, स्पर्श ग्राही। बोलिए, श्रवण ग्राही। बहुत सुनने के लिए कौन सा ग्राही? ध्यान ग्राही मतलब स्वाद को बारे में बताएगा, किस चीज के बारे में, घ्राण ऐसे कहते हैं इसको हम लोग घ्राण ग्राही कहते हैं। कौन सा ग्राही? घ्राण ग्राही को शिकायत हमारे जीभ पर होती है, खट्टा मीठा तीखा का स्वाद कौन दिलवाता है? घ्राण ग्राही करवाता है। चलिए, प्रकाश ग्राही कौन है? आंख, जो प्रकाश से संवेदना से, प्रकाश जैसे आता है संवेदना अपना चालू कर देता है, तो आंख हो गया कौन सा ग्राही? प्रकाश ग्राही। स्पर्श ग्राही, टच करने पर जो सेंस होता है कि कोई हमको टच किया, कोई हमको छुआ, तो उसको कहते हैं स्पर्श ग्राही ग्रंथि। वो आमतौर पर जो है न्यूरॉन काम करता है, न्यूरॉन हर जगह फैला होता है, ठीक है। खैर यहाँ पर हम लोगों का आंसर क्या होने वाला, ये वृक्क के ऊपर, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अब ऑप्शन में दिया है पीयूष ग्रंथि, नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो मटर के दाने की तरह होता है, तो ब्रेन में होता है। बोलिए, ठीक है, ये भी नहीं होता, बोलिए, पेनियल ग्रंथि भी नहीं होता, ऑटोमेटिक पर है कौन सा ग्रंथि? आधिभिरिक ग्रंथि।
ठीक है, चलिए बढ़िया। अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न करते हैं, माने अधिकतर पेड़ पौधा जो है नियंत्रक रूप में क्या उत्पन्न करता है जिससे वो कंट्रोल में रहे। ऑप्शन है बढ़ते तने के अग्रभाग पर नियंत्रक हार्मोन रहता है, दूसरा बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, सी में है फ्लोएम की संवाहनी नलिकाओं पर, और डी में है ए और बी दोनों। तो बेसिकली हमारा आंसर जो जाएगा वो ए और बी दोनों हो जाएगा। बढ़ते हुए जड़ के अगला भाग पर भी कंट्रोल सिस्टम रहता है कि किधर हमको जारी ले जाना है किधर नहीं जाना है, जिधर से रास्ता रहता है उधर ही की तरफ ही जाता है, तो दोनों में कंट्रोल सिस्टम होता है, तो आंसर होगा दोनों। ठीक है, बीज रहित फलों में के बनने को क्या कहते हैं? तो ये अनिषेक जनन कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिषेक फलन। ये आप लोग ने अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन 12th का बेसिकली क्वेश्चन है, लेकिन दे दिया तो क्या कीजिएगा। बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। 12th में पढ़ना है सर। हाँ, ये है सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप मतलब जो पेड़ पौधों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो देखिए, इंसुलिन हार्मोन तो हम लोग निकालते हैं और द्वारा अग्नाशय द्वारा, है ना। थायरॉक्सिन हार्मोन भी हम लोग निकालते हैं थायराइड ग्रंथि द्वारा। एस्ट्रोजन तो स्त्रियों में होता है। एस्ट्रोजन कहाँ उत्पन्न होता है स्त्रियों में, कौन से ग्रंथि द्वारा? एस्ट्रोजन हार्मोन स्त्रियों में निकलता है कौन सी द्वारा? अंडाशय द्वारा। कौन सी द्वारा? यस, साइटोकाइनिन इज द राइट आंसर। पादप हार्मोन टोटल 5 गो है ना। बोलिए सब नाम बताइए। इथिलीन, हाँ, साइटोकाइनिन, चलिए कमेंट में लिखिए आप लोग बताओ ऑफलाइन वाले। बस 2 ही? कितना बेशर्मी की बात है, सिलेबस पूरा पढ़ा दिया गया, उसके बावजूद भी आप लोग को मालूम ही नहीं है कि मतलब कि क्या है क्या नहीं है, पादप हार्मोन कितने प्रकार का। कोई नहीं बताएगा, चलिए ठीक, रहने दीजिए। सिसिक एसिड सब भूल गया है ना। ठीक, रहने दो ना। आप देखो, इसको इतना बढ़िया से मैंने समझाया था कि कौन सा पेड़ पौधा, कौन सा हार्मोन जो है पेड़ पौधा में क्या काम करता है, कौन बीज रहित फलों का निर्माण करने में मदद करता है, कौन हार्मोन वृद्धि हार्मोन के रूप में जाना जाता है जो कि पेड़ पौधे की लंबाई पर कंट्रोल करता है, ऑक्सीजन, जिबरेलिन, एबिसिसिक एसिड, इथाइलिन, और एक और बच गया, बता। बस 20 बच्चा के आसपास बैठा हुआ है ना, सब मुंह तकुआ बन के रहा है। ये है नतीजा, बताइए। पता नहीं घर पे क्या करते। चलो ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना, जो परीक्षा के टाइम में सिर्फ फल पढ़ाते हैं, इस साल भर का चीज मैं 2 महीना में पढ़ के निकाल दूंगा, वो पापा के परी बन के रह जाएंगे, और जो माँ का मगरमच्छ हो, माँ के मगरमच्छ पानी में ही तैरता रह जाएगा, नहीं निकल पाएगा। भले ही 3rd डिवीजन ले आवे या 2nd डिवीजन ले आवे, वो जो भी ले आवे वो अलग चीज है। किसी चीज का है जो घोषणा करने शायद आया। अच्छा, ठकुरबाड़ी में के लिए क्या फलानी पर क्या है, अखंड होने वाला है। अच्छा, और हो सकता है, हाँ, वो सूचना ठीक है। और जरूरी भी है ना, गांव घर में जाने में थोड़ी क्या है ना, ऐसे तो ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जो है मैसेज बना हुआ है, मैसेज डाल सकता है बना करके। हाँ, पैक्स ओपन बना, पैक्स ओपन हो गया पूरी तरह से, 2 तारीख को होगा। अच्छा अच्छा, कई करोड़ के है जी खान जी? बस उतना बड़ा 75 लाख, हम लोग जमीन फ्री में मिल गया ना, है ना, इसीलिए मात्र 75 लाख के फंड था। झूठ बोला जा रहा, कागज पर कुछ और होगा कि उतना बड़ा बिल्डिंग बना है 75 लाख में। नहीं 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 नहीं, देखो ये जो हमारे सिगरियामा का जो मध्य विद्यालय जो है, जब बन रहा था उसमें आज से 10-15 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें मैंने देखा था कि 1 करोड़ कुछ समथिंग कुछ राशि लिखा हुआ था, है? तो उससे छोटा थोड़ी क्या है, उससे कम फंक्शनेबल थोड़ी क्या, बहुत बढ़िया बनाया है, हर तरीके से बनाया। मटेरियल बढ़िया मिला है कि खराब मिला हम नहीं देखने गए। देखो मटेरियल अगर बढ़िया होगा बहुत दिन तक चलेगा, क्योंकि भरा हुआ स्थान पर है, खाई में है, तो अगर बढ़िया नहीं देगा तो बहुत जल्दी गिर जाएगा, है ना। चलो ठीक है, बढ़िया। देखो इधर 2 तंत्रिका कोशिकाओं के बीच खाली स्थान होता है, उसे क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं या सिनेप्टिक दरार कहते हैं। अब देखिए, ये बहुत जरूरी चीज समझना, हम मोटा मोटी आपको पिक्चर बना रहे हैं, देखिए
यहाँ से ऐसे ऐसे इस टाइप से रहता है, हालांकि बड़ी ज्यादा नुकीला रहता है, इस टाइप से रहता है ना। तो एक न्यूरॉन यहाँ पर नहीं, मेरे को ओपन ही करना पड़ेगा। अगर मैं समझाना चाहूँ तो मेरे को बिना ओपन किए हुए नहीं हो पाएगा ये। रुक जाइए थोड़ा सा, मैं देख लेता हूँ। नहीं रुक जाओ, ओपन करते हैं, टाइम लेकिन नहीं बच पा रहा है ना। अच्छा चलिए, आप लोग कहीं चीज आ गया ना जी, नहीं आया, हल पकाने वाला हारमोनमा हो गया ना जी। नहीं है, इसमें नहीं है, चलो नहीं इसमें नहीं है। देखिए उत्सर्जन तंत्र बहुत अच्छा अच्छा पिक्चर है ना, उत्सर्जन तंत्र में ठीक बढ़िया पीपीटी बना, देख लेते हैं, सुधार करेंगे। चलो आ जाओ, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करते हैं ना, और बाद में इसके बारे में जब देखेंगे अगला बार में कोशिश करेंगे कि और पिक्चर वगैरह ऐड करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा समझाने की दृष्टि से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, ऑप्शन सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, इनमें से सभी बताइए। हाँ, हमारा मस्तिष्क जो है इन सभी पर कंट्रोल करता है, सही है। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट, बहुकोषीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है, बोलिए। जितने भी बहुकोषीय जीव होते हैं, हम लोग भी तो बहुकोषीय है ना, जो नियंत्रण क्या बोला, समन्वय स्थापित करना, समन्वय मतलब कि एक दूसरे को कनेक्ट करना या किसी चीज को संवेदना को महसूस करना, सोचना समझना, ये सब क्या होता है, नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, क्या कहलाता है, समन्वय कहलाता है ना। तो रासायनिक समन्वय होता है, तंत्रिका समन्वय होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से क्या होता है, दोनों होता है। रासायनिक समन्वय इस तरीका से होता है कि केमिकली प्रोसेस होता है, ब्रेन में केमिकल होता है, तब जाकर सूचना जाता है ब्रेन तक, तब जाके तंत्रिका समन्वय भी होता है, कंट्रोल सिस्टम होता है ना, रीढ़ की हड्डी के द्वारा बेसिकली होता है ज्यादातर। चलिए नेक्स्ट, तंत्रिका कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती है, एक दो तीन का, हाँ एक प्रकार के बस। नहीं, ऐसे कहना बड़ी मुश्किल है ये सवाल, देखिए ऐसा नहीं है, इस सवाल का जवाब अभी हम भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ाया ही नहीं आप लोग को, तो इसका जवाब देने भी में भी दिक्कत है, इसको एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा बढ़िया से पढ़ा करके। हाँ 3 प्रकार के होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कौन कौन होगा वो भी तो समझिए। नहीं सही बात है, नहीं नहीं बोल रहा है, जैसे ये नहीं बोला, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार, तंत्रिका मतलब हो गया, तंत्रिका तंत्र का काम करेगा, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम करेगा, होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है। तो उसको पढ़ाने में सर टाइम लगेगा सर, ऐसे शॉर्टकट नहीं बताया जा सकता। उसको बताएंगे, उसके फलन को बताएंगे, कार्य फलन को बताएंगे तब ना। तो चलिए फिलहाल के लिए हाँ सही है कि 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे, प्रतिवर्ती चाप कहाँ होता है, ये बहुत बढ़िया चीज है। प्रतिवर्ती चाप कहते किसको, जैसे उदाहरण बताता हूँ, ये हमने हाथ उठाया, ठीक है, हाथ ऐसे उठाया, कितना उठाना है, कितना बैठाना है, ये हाथ, ये कहलाता है क्या, प्रतिवर्ती चाप, मतलब ऐच्छिक क्रिया। तो ये बोला जा रहा है कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, तो मेरुरज्जु में बनता है, ये मस्तिष्क में बनता है, ये पेशी ऊतक में बनता है। कैसे कैसे मस्तिष्क में बनता है, वो तो नियंत्रण सिर्फ करता है, वो प्रतिवर्ती चाप मस्तिष्क थोड़ी बनाता है। कैसे, जवाब दीजिए कैसे। हाँ नहीं, सुनिए, प्रतिवर्ती चाप का नियंत्रण कहाँ से होता है, अगर वो सवाल आता तो अलग चीज है, ये हम बोल रहे हैं चाप बनता कहाँ है। ये पहली बात, ये तो या तो सवाल बनाने में मिस्टेक हुआ है, या तो अगर सवाल को सही माना जाए तो पेशी ऊतक में क्या बनेगा, प्रतिवर्ती चाप का निर्माण होगा, क्योंकि ये जो उठा रहे हैं, हाँ नियंत्रण कौन कर रहा है, तो मेरुरज्जु के माध्यम से सिग्नल जा रहा, भेज कौन रहा है सिग्नल, तो मस्तिष्क भेज रहा है, हाथ को कितना उठाना है, तो प्रतिवर्ती चाप का नियम बेसिकली पेशी ऊतक में होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला सवाल, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि, प्रधान मतलब मास्टर, तो पीयूष ग्रंथि को कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, नलिका भी होती है, मतलब जिसमें नलिका होती ही नहीं है,
बी में नलिका युक्त जिसमें नलिका पाई जाती है। 80 में दोनों नहीं बोला। अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में तो ऐसा सवाल है कि मैं भी नहीं जानता हूँ। अब नलिका विहीन का मतलब उसमें नलिका पाया ही नहीं जाता। बाह्यस्रावी में तो होता है, मेरे हिसाब से नलिका विहीन होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? नलिका विहीन होना चाहिए। उसमें नलिका जैसा कोई चीज नहीं होता, हार्मोन में नलिका विहीन होना चाहिए मेरे हिसाब से। वैसे इस सवाल पर हम अभी वो सस्पेंस लगा रहे हैं, हम करेक्ट आंसर नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, गलती नहीं पढ़ा सकते हैं। मैंने बोला ना। हाँ क्या है बताइए? डी, ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, देता होगा इनमें से कोई नहीं, लेकिन नलिका भी मतलब उसमें नलिका नहीं होता है, ये बात है। नलिका नहीं होता है, ये बात है। डी मतलब इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे। थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रियाता, अल्प क्रियाता मतलब थोड़ा सा काम करना, थोड़ा सा क्रिया करना के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है, बताइए? ये ऐसा पहली बात देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा लगता है जैसे डॉक्टर बनना है। पहली बात समझिए अच्छे से, 10th लेवल का ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ज्यादा डीप लेवल में चला गया, पहले समझिए, हम समझाते हैं। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो कि आयोडीन की कमी को पूरा करता है, तो घेघा रोग होने से क्या करेगा? बचाएगा। तो घेघा रोग को जो है मिक्सडीमा क्या इंग्लिश में करते हैं, इनमें से सभी हमारे हिसाब से सभ्य होना चाहिए, इनमें से सभी देगा। क्योंकि देखिए, अब ममता भी वही चीज है, अब ग्रंथि खराब हो जाएगा। अब अल्प क्रिया तब मिक्सडा डीमा शायद उसी को कहते हैं, उसी का कुछ एक रूप है। ये तीनों हो जाएगा, तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो इनमें से क्या होना चाहिए? सभी होना चाहिए। अब सही भी है, इनमें से सभी इधर राइट आंसर, ठीक है। अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ये पढ़ाया गया क्या? इंसुलिन चीनी पचाने में क्या करता है? मदद करता है। नेक्स्ट अगला सवाल, पतियों का मुरझाना कौन सा हार्मोन, बताइए? बिल्कुल नहीं। पतियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? कौन सा हार्मोन जो पतियों को मुरझा देती है, बताइए? एबीसीसी कैसे? एबीसीसी का अम्ल जो है पतियों को क्या करता है? मुरझाता है, इसलिए इसको अवरोधक हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। पेड़ पौधा को बढ़ने से भी रोकता है, ठीक है, अवरोधक हार्मोन, ठीक है। चलिए आगे में। अच्छा, इस कोई बता दे मुझे, अगर अगर कोई बच्चे बता दे कि साइटोकाइनिन क्या करता है पेड़ पौधा में, मैं लिख के देता हूँ कि वो 10th बायोलॉजी में एक को क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और ये 10th का रिजल्ट फोड़ के ले जाएगा। तो बता दे कि साइटोकिनिन हार्मोन करता क्या है, इसका काम क्या है, क्या करता है? जाके पढ़ा करो देवियों, साइटोकिनिन पढ़ता पाया जाता है। अच्छा ठीक है, बोलो। बिल्कुल नहीं, आप सोचिए, ठीक है, बताओ ना, रिसर्च करना, सच्ची हम तो साथ तो पढ़ा दिए ना, ठीक है। यहाँ पर साबित नहीं, श्रावित होना चाहिए। श्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित किया था? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा चीज है कि हार्मोन जो है, हार्मोन का टाइम और कितना मात्रा में निर्माण करना है, वो किस क्रियाविधि द्वारा? श्रवण क्रियाविधि द्वारा, परिशुद्धन विधि द्वारा, अनुक्रिया द्वारा। श्रवण विधि होगा, श्रवण विधि होगा, परिशुद्धन ही सब नहीं होगा, नहीं श्रवण ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। 30 कितना स्लाइडर है, बहुत ज्यादा है, हम 30 तक पहुंच पाएंगे लास्ट आज। चलिए, जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है? प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है, गुरुत्वानु, हाँ, अधोगामी, सोच लीजिए। देखिए, जड़ जो है दो तरीका से होता है, जलानुवर्तन तरीका में भी गति करता है, जल जिस तरफ बह रहा है उस तरफ जो है क्या होता है, वो विकसित होता है। अच्छा, एक चीज हम इसमें देखना चाहते हैं, टोटल कितने क्वेश्चन है? 47 को, अभी हम लोग चल रहे हैं 26 पर, है ना, टाइम बड़ी जल्दी हो रहा है। कल करें 25 तक, आज रहने दें, नहीं टाइम नहीं है, तो इसमें टोटल 47 क्वेश्चन है। तो ऐसा काम करते हैं, आज 25 पर ही सेवा समाप्त करते हैं ना, कल हम लोग इसको पूरा कर देंगे पार्ट 2 में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। चलिए।